जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे चीफ नेशनल एक्टिविटीज 1885 से लेकर के आपको 1947 तक। दैट मीन्स कि आईएनसी के फॉर्मेशन से लेकर के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। सभी को फिर से जय हिंद है। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आईएनसी के बारे में पढ़ते हैं। कहाँ स्थापित हुआ? बॉम्बे 1885। किनके द्वारा? एओयू के द्वारा। एक इंग्लिश ऑफिसर थे, सिविल सर्वेंट थे, एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ध्यान रखिएगा। उनसे इंडियन नेशनल यूनियन को फॉर्म करने की बात हुई थी 1884 में, और इसके लिए पुणे में कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात हुई थी। ठीक है। और इस जो यूनियन को बनाने के लिए काफी लोगों का जो सपोर्ट ऑफ ऑल इंडियन लीडर्स इनको मिलता है, लेकिन पुणे से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया जाता है वेन्यू। कारण क्या था? क्योंकि पुणे में कॉलेरा उस समय फैला पड़ा था। जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने तय किया कि जो नाम है वो इंडियन नेशनल यूनियन की बजाय इंडियन नेशनल कांग्रेस किया जाए। फर्स्ट इंडियन सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहां हुआ? गोकुल दास स्टेज पाल संस्कृत कॉलेज। इंपॉर्टेंट कहां? बॉम्बे में। प्रेसिडेंट कौन हुए? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, जो कलकत्ता के एक लॉयर थे। इसमें 72 डेलीगेट्स पार्ट लिया गया फॉर ऑल ओवर इंडिया। 1885 से आईएनसी की जब से शुरुआत हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की, हर एक साल वो मीट करते थे, और इसमें जुड़ने वाले मिडिल क्लास इंडियंस सबसे ज्यादा इससे अपने आप को जुड़ाव के तौर पे देखते थे। ये पार्टी बनी थी। फाउंडेशन ऑफ आईएनसी 1885 में हुआ, और ये स्ट्रगल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस वाज लॉन्च इन स्मॉल हेजिटेंट एंड माइल्ड। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन चलिए ऑर्गेनाइज्ड वे में एक पार्टी के थ्रू इन्होंने शुरुआत किया। आईएनसी को बोला गया था कि देखिए ये एक सेफ्टी वाल्व की तरह है, जैसे कुकर के ऊपर सेफ्टी वाल्व लगाया जाता है ताकि प्रेशर मेंटेन करने के लिए, उसी तरह आईएनसी को फॉर्म किया गया था कि वो पीपल का रिप्रेजेंटेशन कर सके। तो पहले 2 डेकेड्स यानी 20 इयर्स आईएनसी कंप्लीटली आपको मॉडरेट जो नरम दल वाले थे, मतलब बहुत ज्यादा ये नहीं करते थे, एग्रेसिव पॉलिसी नहीं रखते थे, ब्रिटिशर्स पे कॉन्फिडेंस था उनका, तो उनके हाथ में था ये मॉडरेट्स इसको डील करते थे। आप देख रहे हैं एओ ह्यूम ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, और ये है पहले आपको प्रेसिडेंट आईएनसी के व्योमेश चंद्र बैनर्जी। इसके बाद जो फोटो में आप देखेंगे, ये पहले जो आईएनसी का पहला जो बैठक हुआ था 1885 में, उसका फोटो है, ये ओरिजिनल फोटो है। ठीक है। फिर उसके बाद आइए, ये मॉडरेट्स के मेजर लीडर्स हैं, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं ये कौन कौन से लीडर्स हुए मॉडरेट लीडर्स। आईएनसी के बारे में अलग अलग देखिए लोगों का अलग अलग राय है। जैसे आईएनसी रिप्रेजेंट ओनली माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, यानी कुछ ही लोगों का रिप्रेजेंट करती है आईएनसी। लॉर्ड डफरिन ने कहा, लॉर्ड कर्जन ने कहा कि ये जो कांग्रेस जो बनी है वो अपने पतन की तरफ है, और मेरी बड़ी इच्छा है कि इसकी पूरी तरह से खात्मे तक मैं इसकी मदद करूं, लॉर्ड कर्जन ने कहा। और अरविंदो घोष ने कहा ये एक बिगनिंग है इंस्टीट्यूशन का, जो लोगों का डिमांड को फुलफिल करा सकता है। इस तरह से अलग अलग लोगों ने, जैसे बबल्स प्लेइंग विद बबल्स, बिपिन चंद्रपाल, क्योंकि ये एक्सट्रीमिस्ट थे, ये एग्रेसिव पॉलिसी पर भरोसा करते थे। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं जिनका नाम आप देख रहे हैं, जिसमें बाल गंगाधर तिलक है ना, वो इन्फ्लुएंस थे आगरकर, रानाडे और नौरोजी से, है ना। इन्होंने 2 न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक ने चलाए, केसरी मराठी में और मराठा इंग्लिश में। इन्होंने गणपति फेस्टिवल 1893, शिवाजी फेस्टिवल 1895 में शुरुआत की। इन्हें अंग्रेजों ने जेल भेज दिया, मैंडले जेल, बर्मा, जो कि म्यांमार में है, क्योंकि वो सिडिशियस आर्टिकल लिख रहे थे, ब्रिटिश राज के खिलाफ लिख रहे थे। और इन्होंने शुरुआत किया होम रूल लीग 1916 में, एनी बेसेंट की साथ दे रहे थे। होम रूल लीग, स्वराज वाली बात। ही रोट गीता रहस्य, तिलक असर्टेड स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, यानी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लाल बाल पाल, है ना, बाल गंगाधर, लाला लाजपत राय, एक्सट्रीमिस्ट पंजाब से। आर्य समाज में इनका काफी भरोसा था। ही फाउंडेड नेशनल स्कूल इन लाहौर। AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 1920 में इन्होंने ही प्रेसिडेंटशिप की थी। बॉयकॉट साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन को बायकॉट करते समय लाहौर में इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और इससे इनकी डेथ हो गई।
बिपिन चंद्र पाल ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म और ब्रह्म के खिलाफ थे, वो इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में मिले हैं गए। ही फाउंडेड इंग्लिश वीकली न्यू इंडिया में एक वीकली जारी लिखते थे न्यू इंडिया के नाम से। स्वदेशी मूवमेंट में भी इन्होंने मदद किया। ही कैरेड गॉस्पेल्स ऑफ बायकॉट, इन्होंने जो विरोध करने के जो तरीके हैं उनके बारे में, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन, स्वराज और पैसिव रेजिस्टेंस के बारे में इन्होंने काफी कुछ इन्होंने लिखा है। उसके बारे में इन्होंने वंदे मातरम, एक जो पत्रिका है वंदे मातरम नाम से भी पेपर इन्होंने जारी किया। फिर आइए श्री अरबिंदो घोष, ही पास आईसीएस इंडियन सर्विस एग्जाम पास इन्होंने किया ग्रीक और लैटिन में, और इनका यूरोप अपब्रिंगिंग मतलब ज्यादा परवरिश यूरोप के हिसाब से, यूरोपियन कल्चर के हिसाब से हुआ था। सीक्रेट सोसाइटी बंगाल और महाराष्ट्र में भी के लिए काम किया, सीक्रेट सोसाइटी के लिए, देश की आजादी के लिए। स्टार्टेड बंगाली डेली, जुगांतर इंपॉर्टेंट है, अरविंदो घोष के द्वारा जारी किया गया था। सिडिशियस राइटिंग किया, वंदे मातरम जो न्यूज़पेपर था। फिर पुट टू ट्रायल फॉर, इनको ट्रायल में सजा भी दिया गया, बॉम्बे कॉन्स्पिरेसी केस में इनके ऊपर ट्रायल भी चलाया गया। फाइनली रिटायर्ड, और ये चलेगा योगा पौंडीचेरी, पौंडीचेरी में अरविंदो घोष का वो सारी चीजों को छोड़कर चलेगा पौंडीचेरी। एक्सट्रीमिस्ट लीडर में बाकी आप देख सकते हैं। मेथड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट क्या था कि भाई हम पैसिव रेसिस्टेंस लगातार विरोध करेंगे, आपके साथ कोऑपरेशन नहीं करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, बायकॉट करेंगे गवर्नमेंट सर्विस का, कोर्ट, स्कूल और कॉलेजेस का। यानी एक्सट्रीमिस्ट मानते ही नहीं थे कि हम आपकी बात को मानेंगे। प्रमोशन ऑफ स्वदेशी एंड बायकॉट द फॉरेन गुड्स, जहां मॉडरेट्स रिक्वेस्ट पर भरोसा करते थे वहीं एक्सट्रीमिस्ट विरोध पर। ये हो गया लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल है, अरविंदो घोष है, इनकी फोटो आप देख पा रहे हैं। चलिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ब्लंडर मिस्टेक बाय, ब्लंडर मिस्टेक किया गया किनके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। देखते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया किस डेट में हुआ? अक्टूबर 16, 1905 में रॉयल प्रोक्लेमेशन के द्वारा तोड़ दिया गया बंगाल को और ईस्ट बंगाल बनाया गया, जो बाद में चल करके ईस्टर्न पाकिस्तान और आज के समय बांग्लादेश है। ठीक है, इसको तोड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या बताया गया कि हमें और बेहतर तरीके से, है ना, हम रूल कर सके, हम बेहतर तरीके से वहां डेवलप कर सके, है ना, डन टू स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ अंडर डेवलप्ड ईस्टर्न रीजन ऑफ द बंगाल। ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए ये गवर्नमेंट का एक्सप्लेनेशन था, लेकिन एक्चुअली क्या था? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, तोड़ो और रूल करो। ठीक है, मुस्लिमों का जो जगह है ईस्टर्न बंगाल उसको अलग करो, वेस्टर्न बंगाल का अलग करो, क्योंकि यहाँ पे जो इंटेलिजेंसिया, बंगाली इंटेलिजेंसिया ग्रुप है वो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ना खड़ा कर दे, इसीलिए हिंदू और मुसलमान डोमिनेटेड जो बंगाल था उसको तोड़ करके अलग कर दिया गया। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ थी। बायकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट हैड लेड इट्स जेनेसिस। स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई in the anticipation movement, anti-partition movement, which was started to oppose the British decision to divide Bengal। यानी स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हो गई, बाइकआउट होना शुरू हो गया। स्वदेशी मूवमेंट पूरे देश भर में फैला और इंडियन नेशनल मूवमेंट टुक ए मेजर लीप फॉरवर्ड। यानी स्वदेशी मूवमेंट के नाम पर अब धीरे धीरे अब ये नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का मतलब अब देश के खिलाफ कार्य हुआ है, तो ये अब दूसरी तरफ जा रहा था। आईएनसी टुक अप द स्वदेशी कॉज इन बनारस सेशन। आईएनसी ने फाइनली बनारस सेशन 1905 में स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बात कही। और ये कौन थे? जीके गोखले। कौन थे यहाँ के प्रेसिडेंट? बनारस सेशन के गोपाल कृष्ण गोखले थे। एंड सपोर्टेड स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट ऑफ बंगाल। उन्होंने बंगाल में चल रहे स्वदेशी मूवमेंट को भी समर्थन किया। मिलिटेंट नेशनलिज्म स्प्रेडेड बाय ट्रायो, यानी लाल बाल पाल एग्रेसिव नेशनलिज्म की विरोध में हमको खड़ा होना है, तो उसके लिए उन्होंने अपना तरीका इन्होंने तय किया कि भाई हम अपने तरीके से ही और इसको तय करेंगे। एंड अरविंदो घोष वाज हाउएवर इन फेवर ऑफ एक्सटेंडिंग द मूवमेंट टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। यानी लाल बाल पाल, अरविंदो घोष स्वदेशी मूवमेंट को पूरे इंडिया भर में एग्रेसिवली लेकर के आगे जाना चाहते थे, कैरिंग इट बियॉन्ड द प्रोग्राम ऑफ जस्ट स्वदेशी एंड बायकॉट ऑफ गुड्स टू फुल फ्लेज पॉलिटिकल मास स्ट्रगल। यानी ये जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है अब ये पॉलिटिकल मास स्ट्रगल होगा
और इसे नेशनल सेंटिमेंट में तब्दील करने वाली बात हुई, है ना। अच्छा, स्वदेशी मूवमेंट क्या था कि भाई हम स्वदेशी चीजों का ही अपनाएंगे और बाइकआउट करेंगे गवर्नमेंट के हर चीजों को, और गुड्स को ज्यादातर बाइकआउट करेंगे। 7 अगस्त 1905 रेजोल्यूशन पास हुआ टू बाइकआउट ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश के बने हुए वस्तुओं का बाइकआउट करेंगे, और अडॉप्टेड एट ए मीटिंग ऑफ द आईएनसी हेल्ड इन कैलकाटा सेशन। कैलकाटा सेशन में तय किया गया कि ब्रिटिश गुड्स, हर तरह के ब्रिटिश गुड्स का हम लोग बाइकआउट करेंगे और प्योरली इंडियन इंडस्ट्री को डेवलप करने का प्रयोग करेंगे। कई जगह होलिकाएं जलाई गई, फॉरेन गुड्स का बड़ी बड़ी जगहों पर कपड़े एक जगह रख करके, विदेशियों में बने कपड़े ब्रिटिश मेड गुड्स को एक जगह रख करके बॉन फायर यानी आग लगाया गया कई जगह, है ना। और तिलक टू द मूवमेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली पुणे में इनकी स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ाया। और कई जगह पे आप देख सकते हैं लाला लाजपत राय, अजीत सिंह आगे इन्होंने आगे बढ़ाया है। चिदम्बरम ने मद्रास रीजन में बिपिन चंद्र पाल लेक्चर टूर पे बताने के लिए कि भाई क्या है ये। और 1906 में मुस्लिम लीग बनी। चलिए अगली घटना हम देखते हैं, मुस्लिम लीग बना, है ना। किन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था, किन के द्वारा बनाया गया, नवाब सलीमुल्लाह ढाका के, है ना, नवाब थे, उन्होंने ही बनाया। उन्होंने सपोर्ट किया पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्योंकि वो मुसलमानों के हक में मुस्लिम लीग बना, तो वो सपोर्ट कर रहे थे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ है वो सही हुआ है, और स्वदेशी मूवमेंट के खिलाफ थे जो आईएनसी जिसको फेवर कर रही थी। और इन्होंने कहा, मुस्लिम लीग वालों ने कहा कि अपने कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स दिया जाए, यानी किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ मुसलमान ही वोट करेंगे एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव के लिए। इससे और टेंशन बढ़ा हिंदू मुसलमान में। चलिए कोलकाता स्टेशन ऑफ आईएनसी 1906 स्वराज, इसमें क्या हुआ भाई, इसमें इसके लीडर थे, आईएनसी के लीडर थे दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इन्हें। इन्होंने स्वराज को गोल के तौर पे लिया। इन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में डिक्लेयर किया कि आईएनसी सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ स्वराज चाहती है यूनाइटेड किंगडम की तरह। और इस मुद्दे पर लेकर के लेकिन डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट स्पेशली रिगार्डिंग द पेस ऑफ मूवमेंट, यानी इस आईएनसी में क्या हुआ, स्प्लिट भी दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट्स है उनका तरीका अलग अलग हो गया। मॉडरेट्स का तरीका था कि ब्रिटिशर्स पे उनका फुल कॉन्फिडेंस था, पिटीशन था, रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट था कि नहीं हम लोग को विरोध प्रदर्शन करना है। यानी तरीकों के ऊपर इन लोगों के बीच में दरार आ गया। तो सूरत में क्या हो गया, एक स्प्लिट आ गया। तो सूरत स्प्लिट जो लिखा है देखिएगा, इसमें दो हिस्से डिवाइड हो गए, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। सूरत सेशन 1907 जो सूरत है तापी रिवर के किनारे था। एक्सट्रीमिस्ट में आप देख सकते हैं तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल हैं। मॉडरेट में गोपाल कृष्ण गोखले और भी थे। सूरत सेशन के तहत मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट डेलीगेट ऑफ कांग्रेस मेट इन एन एटमॉस्फेयर सरचार्ज्ड विद एक्साइटमेंट एंड एंगर। ये तय था कि सूरत स्प्लिट की वजह से कि भाई एक्सट्रीमिस्ट अपने तरीके से करना चाहते थे, आगे बढ़ाना चाहते थे नेशनल सेंटिमेंट को, और मॉडरेट्स अलग। फाइनली हुआ क्या, फाइनली हुआ ये कि रास बिहारी घोष पर उनके प्रेसिडेंटशिप पर कांग्रेस के लिए, अगले प्रेसिडेंटशिप के लिए एक्सट्रीमिस्ट मान गए कि चलो रास बिहारी घोष बन जाते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे एक्सट्रीमिस्ट भी बिखरते चले गए। क्यों? क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको भेज दिया गया मैंडले जेल बर्मा फॉर 6 ईयर। इससे कमजोर पड़ गए एक्सट्रीमिस्ट। उसके बाद अरबिंदो घोष थे, उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ करके पौंडीचेरी चले गए योग करने। बिपिन चंद्र पाल भी लेफ्ट कर दिया पॉलिटिक्स, कुछ समय के लिए ही सही लेके छोड़ दिया उन्होंने भी। लाला लाजपत राय ब्रिटेन चले गए। आफ्टर 1908 नेशनलिस्ट मूवमेंट एज ए होल डिक्लाइन, एक्सट्रीमिस्ट के भी हट जाने से बहुत नुकसान हुआ आईएनसी को। देख रहे हैं, एक के बाद एक घटना देखते चलिए। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, तो इसमें मॉर्ले कौन है, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया होंगे, और मिंटो जो है वायसरॉय हैं। इन्हों 1909 में आया। इसमें क्या तय किया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स को दिया जाने की बात थी, और साथ में कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स थे, लेकिन वो नाम के थे। ठीक, इसमें क्या था कि भाई तय किया गया कि द गवर्नमेंट देयरबाय sought to create a rift within Congress by winning the support of moderate। इसमें दो तरह से ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि इनके हक में आवे। पहला कि बार बार वो कांग्रेस के मॉडरेट्स का समर्थन कर रहे थे एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ,
तो मॉडरेट्स उनका फेवर करते, और दूसरी तरफ मुस्लिम्स को मुस्लिम एंड फेवर ऑफ मुस्लिम्स अगेंस्ट हिंदू ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ मुस्लिम्स को भी वो चाह रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट देकर के उनका भी समर्थन हासिल रहे। To achieve the latter objective, the reform introduced a system of separate electorate under which Muslims could only vote for Muslim candidate। यानी सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमान को भी दिया, ठीक है, जिससे मुसलमान अंग्रेजों के लिए थोड़ा वफादार हो गए, और साथ में this was done to encourage the notion that political, economic and cultural interest of Hindus Muslims is separate। यानी हिंदू मुसलमान में डिवाइड एंड रूल करके आगे बढ़ने का। यहाँ ये मॉडल विंटर रिफॉर्म्स कंप्लीटली है आपको किस बारे में कि किस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को दिया जाए और कांग्रेस में जो मॉडरेट्स धारा है उसको फेवर किया जाए। होम रूल मूवमेंट की शुरुआत होती है, किनके द्वारा शुरू किया जाता है होम रूल मूवमेंट जो है पुणे में 28 अप्रैल को 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया जाता है। ये होम रूल मूवमेंट आयरिश रिबेलियन, आयरलैंड में भी होम रूल मूवमेंट हुआ था, उसके तर्ज पर भारत में भी इन्होंने सितंबर 1916 में इसको पूरे भारत भर में शुरुआत किया। और होम रूल मूवमेंट को बाल गंगाधर तिलक ने पूरी तरह से समर्थन किया। एनी बेसेंट ने बाद में परसुएडेड द मुस्लिम टू सपोर्ट दिस प्रोग्राम, यानी स्वराज की बात हो रही थी। फिर नेक्स्ट आइए लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में क्या था कि भाई हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में बात था। क्या एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स बढ़ रहे थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो ब्रिटेन और टर्की में युद्ध जब हो रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, तो ब्रिटेन और टर्की के बीच में जबरदस्त युद्ध हो रहा था। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस समय साथ आए। कारण था कि टर्की उस समय ऑटोमन साम्राज्य यानी मुसलमानों की सबसे बड़ी खलीफा स्पिरिचुअल लीडर टर्की में ही थे, तो टर्की के लिए चिंता इस बात की थी मुसलमानों के कि कहीं उनके साथ हार न जाए, टर्की हार न जाए ब्रिटेन से। तो इसीलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ आते हैं लखनऊ में। इन 1916 कंक्लूडेड द फेमस लखनऊ पैक्ट। ठीक, उन्होंने कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, चलो भाई मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट जो है चलो दिया, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और साथ में एंड बोथ ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस फॉर द कंट्री, यानी कुछ मामलों में स्व अधिकार करने का अधिकार दे दिया जाए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ब्रिटिश झंडा रहेगा हमारे पास, लेकिन कुछ सब्जेक्ट पे हम लोग रूल खुद ही करेंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट पे आईएनसी ने एक्सेप्ट कर लिया मुसलमानों का, और मुसलमानों ने आईएनसी के साथ मिलकर के डोमिनियन स्टेटस की बात की। तो जो ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी लखनऊ पैक्ट के तहत जो दिख रहा था, ब्रिटिशर्स को थोड़ा चिंता में डाल दिया। इससे क्या हुआ कि उन्होंने एक मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन या अगर डिक्लेरेशन को जारी किया 1917 में। द कंट्रोल ओवर द इंडियन गवर्नमेंट वुड बी ट्रांसफर ग्रेजुअली टू इंडियन पीपल, यानी एक पासा फेंका, एक और कांटा फेंका इन लोगों पर, क्योंकि हिंदू मुसलमान अब यूनाइट हो रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स के लिए चिंता की बात। तो उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट जो अभी ब्रिटिश ही है, इंडियन गवर्नमेंट पे कंट्रोल धीरे धीरे इंडियन पीपल के हाथ में भेजा जाएगा। और ये कराने का कारण क्या था, क्योंकि हिंदू मुसलमान यूनिटी जो लखनऊ पैक्ट में दिख गया था, इसीलिए अंग्रेज थोड़ा सा ये हो रहे थे। रोलेट एक्ट, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में रोलेट एक्ट आया 1990 में। उस समय के जस्टिस थे रोलेट, उन्होंने कहा कि भाई कोई भी सस्पिशियस हो, कोई भी अगर सस्पिशियस व्यक्ति है जो कि ब्रिटिश राज के खिलाफ अगर गलत तरीके से या कुछ षड्यंत्र करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है, तो उसको बगैर ट्रायल का गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये रोलेट एक्ट के तहत था। अब रोलेट एक्ट के विरुद्ध में आपको शुरुआत होता है जालियांवाला बाग मैसेकर कैसे होता है। सबसे पहले इस रोलेट एक्ट के विरोध में डॉक्टर शैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल उस समय के बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, उन्होंने रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह शुरू की, क्योंकि गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह की बात की थी। तो पंजाब में इनकी गिरफ्तारी होती है, और जालियांवाला बाग जो पंजाब में ही है, अमृतसर के ही पास है, अमृतसर में ही है जालियांवाला बाग, वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, अपने त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा होते हैं। उनको पता भी नहीं होता है, वहां वुमेन इकट्ठा होते हैं, चिल्ड्रन इकट्ठा होते हैं। जनरल डायर ने ओपन फायरिंग का सीधा फरमान दिया, और सारे गोलियों की वजह से 1200 पीपल वुंडेड, और पता नहीं कितने लोगों के हंड्रेड्स ऑफ मेन एंड वुमेन चिल्ड्रन वेर किल्ड। वहां कुआं था, कुएं में कूद के किसी ने जान दे दिया। इसका सारा जिम्मेदारी जनरल डायर पे आया, और इस कारण से बाद में सरदार उधम सिंह ने बहुत ही समझदारी के साथ
पंजाब के थे, उन्होंने पेट्रियट फ्रॉम पंजाब थे, जनरल डोडायर को लंदन में गोली मारा 1940 में। इस तरह से हम लोग का बदला पूरा होता है। नेक्स्ट है खलीफा मूवमेंट। खलीफा मूवमेंट 1920-22, उस समय टर्की के जो सुल्तान ऑफ टर्की यानी जो खलीफा थे, खलीफा स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, वो टर्की हार चुका था और ब्रिटिश उनके साथ बुरा बिहेव कर रहा था। इससे दुनिया भर के मुसलमान इंक्लूडिंग भारत के मुसलमान भी बहुत खफा थे। तो उसी में आपको दो अली ब्रदर्स आते हैं, अली ब्रदर मोहम्मद अली और शौकत अली। ये एंटी ब्रिटिश मूवमेंट की शुरुआत करते हैं भारत में घूम घूम करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक मुसलमानों में डेवलप करते हैं सेंटिमेंट। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी इस मूवमेंट के हिस्सा रहते हैं। गांधी जी और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान यूनिटी के लिए खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट भी किया और खिलाफत मूवमेंट ने नॉन कोऑपरेशन जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था 1920-22 उसको सपोर्ट किया। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट किए। तो नॉन कोऑपरेशन क्या था? कैलकाटा सेशन में यह तय किया गया सितंबर 1920 में कि कांग्रेस रिजॉल्व इन फेवर ऑफ नॉन कोऑपरेशन की शुरुआत करेगी और स्वराज इसका अल्टीमेट एम होगा। ठीक है। मूवमेंट का तय क्या किया गया था? कोई भी टाइटल, सरेंडर ऑफ टाइटल, कोई भी टाइटल अगर गवर्नमेंट ने दिया है किसी को, सरेंडर कर दो। ऑनरेरी ऑफिस का सरेंडर कर दो, रेजिग्नेशन दो। हर नॉमिनेटेड ऑफिस से इंडियन को ये कर देना चाहिए, सरेंडर कर दो, छोड़ दो। रिफ्यूजल टू अटेंड गवर्नमेंट दरबार, कोई गवर्नमेंट दरबार में नहीं जाएगा, गवर्नमेंट के ऑफिशियल फंक्शंस में नहीं जाएगा। ब्रिटिश कोर्ट को हमें छोड़ना है, लॉयर्स कोर्ट को प्रैक्टिस करना छोड़ दे। रिफ्यूजल ऑफ जनरल पब्लिक टू ऑफर देमसेल्फ फॉर मिलिट्री में कोई ना जाए। यानी इस तरह से करके बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिन पर नॉन कोऑपरेशन को गांधी जी ने शुरुआत किया। और गांधी जी और अली ब्रदर्स भारत के डिफरेंट हिस्से में जा करके लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे और नेशनलिस्ट मूवमेंट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें लाला लाजपत राय भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया। अच्छा, इसी के बाद अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल बाइकआउट देयर वाज बाइकआउट ऑफ लॉ कोर्ट्स। हाँ बिल्कुल, लॉ कोर्ट्स का भी बाइकआउट किया गया था। इस समय बड़े लॉयर्स में मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, श्री राजगोपालाचारी थे। अच्छा, नॉन कोऑपरेशन में देखा गया कि जो शॉप्स थे, जो ब्रिटिश गुड्स वाले शॉप्स थे, उनको पिकेटिंग किया गया, मतलब लूटपाट भी कर दी गई। फॉरेन क्लॉथ थे और उनके वो सबको हटा दिया गया, त्याग दिया गया। जो भी नॉन कोऑपरेशन, हम आपके साथ किसी भी स्तर से कोऑपरेट नहीं करेंगे, ये तय किया गया नॉन कोऑपरेशन में। अच्छा, इसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स भी आते हैं, लेकिन उनका स्वागत एक कोई इंडियन रोड पे नहीं दिखता है, एकदम खाली सड़क से उनका स्वागत होता है। प्रिंस ऑफ वेल एक तरह से उनकी बेइज्जती थी। लेकिन फाइनली जो किसान थे चौरी चौरा के, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के, 5 फरवरी 1922 को उन्होंने चौरी चौरा पुलिस स्टेशन को पूरी तरह से जला दिया। लोकल पुलिस स्टेशन को काफी लोग मारे गए थे। इस वजह से गांधी जी ने शॉक में आकर के 12 फरवरी 1922 को विड्रॉ कर लिया, नॉन कोऑपरेशन को वापस खींच लिया, बंद कर दिया। इससे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लीडर्स थे जो कि बहुत हद तक नाराज हुए। जैसे स्वराज पार्टी बनाई गई, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन खींच लिया गया, तो कुछ ऐसे पार्टी पॉलिटिकल लीडर थे जैसे मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, एनसी केलकर। इन्होंने कहा कि भाई जब हम लोगों ने शुरुआत किया है तो फिर वापस क्यों? तो उन्होंने खुद का एक पार्टी, स्वराज पार्टी बनाया और उन्होंने तय किया कि भाई हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल का अब इलेक्शन लड़ेंगे, जिसमें पहले तय ये किया गया था नॉन कोऑपरेशन में कि किसी भी तरह का ऑफिस को इंडियन होल्ड ना करे। नॉन कोऑपरेशन के तहत जितने भी काउंसिल में जो भी मेंबर्स गए हैं इलेक्शन के माध्यम से, उनको भी छोड़ दे, रिजाइन कर दे। लेकिन स्वराज पार्टी बना करके इन लीडर्स ने तय किया कि भाई हम लोग शामिल होंगे, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। अब नॉन कोऑपरेशन तो वापस खींच ही लिया गया है, तो इसीलिए उन लोगों ने 145 सीट में से 45 सीट्स को उन लोगों ने जीता। और काउंसिल में, यानी जो प्रोविंशियल इलेक्शन को जीत करके ये जब सेंट्रल प्रोविंस में गए, तो वहां पे क्लियर मेजॉरिटी था स्वराज पार्टी वालों का, तो वहां पे जाकर के अपनी बातों को रखते, है ना। उन्होंने सीधा सीधी कुछ डिमांड्स को रखा आपको सदन में, हाउस में, कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आजाद किया जाए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतों को कुछ छूट दिया जाए, स्वायत्तता दिया जाए अपने अधिकार को, फिर रेप्रेसिव लॉ जो है उसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए। फिर इस तरह से धीरे धीरे, लेकिन जब सीआर दास का 1925 में डेथ हुआ, तब उसके बाद धीरे धीरे ये स्वराज पार्टी
का जो एक गोल था वो डाइल्यूट होते चला गया और 1926 तक में खत्म हो गया स्वराज पार्टी। फिर आई साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन, द एक्टिविटीज ऑफ स्वराज पार्टी हैड induced the British government review the working of the diarchy system introduced by the Montagu Chelmsford reforms of 1919। तो साइमन कमीशन क्यों आया था? साइमन कमीशन आया था कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को क्या भारत में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इस लाइन को देखिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है, कैसे इलेक्शंस कराया जाए, कितना मेंबर की तादाद बढ़ाया जाए, हर तरह का जो ये कमीशन अपना रिपोर्ट तय बना करके देने वाली थी। इसमें सारे यूरोपियंस थे, इस कारण से भारतीय लीडर्स ने और भारत के लोगों ने इनका काफी विरोध किया। साइमन गो बैक के नारे दिए गए। लाहौर में लाला लाजपत राय जब विरोध कर रहे थे तो लाठी उन पर पड़ी और इस कारण से उनकी डेथ हुई। तो भगत सिंह इस बात पे और उनके जो साथी थे, कॉमरेड्स थे, उन पर उन्होंने बहुत गुस्सा आया और उन्होंने हत्या का ये लेने के लिए, बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की। उन्होंने दिसंबर 1928 में वो तय उन्होंने किया। फिर नेहरू कमेटी रिपोर्ट, नेहरू कमेटी रिपोर्ट क्या था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये तय किया गया था कि उन सिद्धांत, प्रिंसिपल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले उनको मोतीलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया, ठीक है ना, कुछ सिद्धांतों को। लेकिन बाद में यह इनके जो सिद्धांत बनाने वाले कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर शास्त्री। ये था कि भाई गोल ऑफ इंडियन डोमिनियन स्टेटस है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, तो हमारा एक गोल है ही, साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिद्धांत होगा वो सिद्धांत कैसा होना चाहिए, इस पे नेहरू कमेटी रिपोर्ट तैयार की। लेकिन नेहरू कमेटी रिपोर्ट को जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट जिन्ना ने भी जारी किया, लेकिन इसमें ये रिपोर्ट फेल हो गया था। ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट इसलिए फेल हो गया क्योंकि मुसलमान नहीं चाहते, वो सीधा बात है, वो चाह रहे थे कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन अलग हो। तो 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना में देखिएगा 3-4 अच्छी बातें, जैसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात हुई, फिर यूनानिमसली कोई भी नियम परिवर्तन ना किया जाए सेंटर के द्वारा स्टेट के प्रोविंसेस के कंसर्न से। लेकिन तो भी 14 पॉइंट्स में मैक्सिमम मुसलमानों की हक की बात की और उन्होंने मोतीलाल नेहरू के कमेटी रिपोर्ट को फेवर नहीं किया। अभी के लिए इतना ही। अभी इसका सेकंड पार्ट आएगा वीडियो का, और यहां साइमन कमीशन के बाद, नेहरू कमेटी 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना के बाद अगले जो वीडियो होगा उसके बाद वहां से शुरू करेंगे, और टू बी कंटिन्यूड है। इसे अगला वीडियो देखिएगा, पूरा 1857 से 1885 से 1947 आपका कंप्लीट हो जाएगा।